अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ महाराज। पता नहीं तुम्हें शुक्रगुजारी के मायने भी आते हैं या नहीं। मैं खामोश रहा। हम शहर के एक बहर की आबादी के करीब से होकर गुजर रहे थे। यहाँ अंधेरा था। एक तरफ मकान थे, दूसरी तरफ अंधेरे में दूर तक खेत थे या घास का मैदान था। रात होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। हमने एक जगह छोटा सा कोई पुल अबूर किया। दूसरी जाने मकान शुरू हो गए थे, जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कहीं रोशनी नजर आती थी। हम एक छोटे से बाजार में आ गए। कोई देहाती बाजार लगता था। यहाँ अंधेरा था। लड़की ने मुझे एक जगह खड़ा किया और को देखता गली में दाखिल हो गई। मैं सोचने लगा कि ये कहाँ गई होगी। कोई 5 मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा अटैची केस था। कहने लगी, मैं घर से कुछ कपड़े और पैसे लाई हूँ। मालूम हुआ कि उसका मकान इस गली में था। अब हम शहर के बाहर से गुजरने वाली सड़क पर आ गए। यहाँ एक सिनेमा घर था, जिसके बाहर रोशनी में जो फिल्म चल रही थी उसके बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। एक जगह कुछ खाली रिक्शे और टैक्सियाँ खड़ी थीं। सिनेमा हाउस में सेकंड शो चल रहा था। लड़की ने आगे बढ़कर एक खाली रिक्शा लिया। वो मोटर रिक्शा मेरे करीब लाकर बोली, महाराज आ जाएं। मैं रिक्शे में उसके साथ बैठ गया। रिक्शा भोपाल के मुख्तलिफ बाज़ारों में से गुजरने लगा। मैंने उससे बिल्कुल ना पूछा कि वो कहाँ जा रही है। कुछ देर के बाद हमारे सामने भोपाल का रेलवे स्टेशन था। मैं जल्दी से नीचे उतर आया। लड़की ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और हम स्टेशन की इमारत की तरफ बढ़े। अब मुझे ये फिक्र लगी थी कि कहीं कोई पुलिस वाला मुझे न पहचान ले, लेकिन खैरियत गुजरी। हम टिकट वाली खिड़की के पास आ गए। लड़की ने आगरा के 2 टिकट लिए और मुझे साथ लेकर प्लेटफार्म की तरफ बढ़ी। मैंने उससे पूछा, गाड़ी कब जाएगी। उसकी कलाई पर जनाना घड़ी बंधी हुई थी। उसने घड़ी पर निगाह डालकर कहा, बस 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी। यह गाड़ी पीछे बम्बई से आ रही है। जब वो मुझे साथ लेकर गरधर लाल के मकान से निकली थी तो उसे मालूम था कि एक गाड़ी रात के 10:15 बजे के करीब भोपाल से दिल्ली की तरफ जाती है। मैं जोगियों वाले हुलिये में था। लड़की ने नीली चादर बदन के गिर्द लपेट रखी थी। चादर जरा सी एक तरफ हटी तो मैंने देखा कि उसके नीचे उस रंग की सूती साड़ी थी। घर में उसने चादर के नीचे इसी रंग की आम सी साड़ी पहन ली थी। हम प्लेटफार्म पर आकर काफ़ी आगे जाकर रेलवे के पड़े हुए सामान की ओट में बैठ गया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें आगरा पहुंचाकर वहां से आगे दिल्ली चला जाऊंगा। उसने नीली चादर से सर ढांप रखा था। मौसम रात को सर्द हो जाता था। ऊपर दिल्ली आगरा के इलाके से सर्दी शुरू हो जाती थी। उसका गोरा चेहरा चादर के दरमियान में से चांदी की तरह चमक रहा था। यह लड़की वाकई खूबसूरत थी। मैं हैरान हुआ कि इस किस्म के गुनाह आलूद माहौल में रहकर भी कुदरती हुस्न बरकरार था। कहने लगी, ठीक है, मगर तुम मुझे मेरे घर पहुंचाकर वापस जाओगे। मैंने पूछा, क्या आगरा में भी तुम्हारा कोई घर है। उसने कहा, नहीं, आगरा से थोड़ी दूर एक जगह टंडला है। वहाँ मेरी एक जिगरी सहेली रहती है। वो मुसलमान है। मैं उसके पास कुछ दिन ठहरूंगी, फिर जहाँ किस्मत ले जाएगी चली जाऊंगी। वो मुझे गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, क्या देख रही हो नर्तकी। वो बोली, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम मुसलमान हो। जिस बहादुरी से तुमने जग्गू को हलाक किया है वो एक मुसलमान ही कर सकता था। लेकिन महाराज, तुमने ये हिंदू जोगियों वाला हुलिया किस लिए बना रखा है। क्या तुम लोगों को फरेब देते फिरते हो जिस तरह दूसरे साधु देते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। ये हुलिया मैंने महज शौक की खातिर बनाया है। मैं इसे नहीं मानती। लड़की बोली, तुम ज़रूर कोई पुरस्कार आदमी हो, क्या मुझे नहीं बताओगे। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मौका मिला तो ज़रूर बता दूंगा। मैंने जो साधु वाले कपड़े पहन रखे थे उसकी तरफ से मुझे खतरा था कि कहीं पुलिस का कोई सिपाही मुझे पहचान न ले। मैंने लड़की से कहा, तुम ऐसा करो, ये अपनी नीली चादर मुझे दे दो। तुमने तो नीचे साड़ी पहन रखी है। लड़की ने जल्दी से चादर उतार कर मुझे दे दिया। मैंने चादर को इस तरह लपेट लिया कि मेरे गिरवे रंग के जोगियों वाले कपड़े बहुत कम दिखाई दें। इतना में ट्रेन आ गई। हम एक डब्बे में बैठ गया। डब्बे में मर्द औरतें इकट्ठे थे। ये 3rd क्लास का डब्बा था। भोपाल से आगरा का सफ़र काफ़ी तवील सफ़र है। लड़की ने ऊपर बर्थ पर सोने के लिए जगह बना लिया और ऊपर चढ़कर लेट गई।
मैं चादर की बक्कल मारे सीट पर ही बैठा रहा। मैं नींद पर काबू पा सकता था। सारी रात गाड़ी चलती रही। मैं जब जी चाहता बैठे बैठे सो जाता, जब ज़रूरत महसूस करता जाग पड़ता। झांसी का स्टेशन दूसरे दिन आया। हम दोनों स्टेशन पर बिल्कुल न उतरे, डब्बे में ही बैठे रहे। लड़की जिसको दलाल गौरी बई के नाम से पुकारता था, उसका असली नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं था। मुझे उसका नाम मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तो उसे महफूज हाथों तक पहुंचाकर उससे अलग हो जाना चाहता था। मुझे आगे दिल्ली और अपने मास्टर सफाई गुल खान से जाकर मिलना था। झांसी के बाद ग्वालियर आया और फिर दूसरे दिन रात को ट्रेन आगरा पहुंच गया। स्टेशन से हम मुंह सर लपेट कर निकल गया। लड़की ने स्टेशन के बाहर आकर कहा, टंडला जाने वाली ट्रेन रात को नहीं मिलेगी। हम लारी अड्डे पर चलते रहे। वहां से टंडला के लिए लारियां आधी रात तक चलती रहती हैं। वो आगरा शहर से भी बखूबी वाकिफ थी। बाद में मालूम हुआ कि वो इस शहर के बाजार हुस्न में भी रह चुकी थी। हमें एक टैक्सी मिल गई जिसने हमें लारी अड्डे पहुंचाया। आगरा में सर्दी थी। मैंने चादर लड़की को देनी चाहिए। उसने ना ली और कहा, मेरे पास अटैची केस में एक गर्म चादर है। और उसने अटैची केस खोलकर निसवारी रंग की गर्म चादर निकाल कर ओढ़ लिया। लारी अड्डे से हमें आसानी से टंडला जाने वाली बस मिल गई, जिसने कोई घंटे सवा घंटे में हमें टंडला पहुंचाया। ये उस जमाने में छोटा सा शहर था। रात के 10:30 बज रहे थे। हम एक तांगे में बैठ गया। लड़की ने किसी मोहल्ले का नाम लिया जो अब मैं भूल गया हूँ, और तांगा उस मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। यह मोहल्ला शहर के कोने में था। एक गली थी। लड़की एक मामूली से मकान के आगे जाकर रुक गई। उसने बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दिया। 3-4 बार दस्तक देने के बाद मकान के ऊपर वाले कमरे की खिड़की खोलकर किसी औरत ने पूछा, कौन है? लड़की ने ऊपर देखकर कहा, अम्मा भी, मैं हूँ रिजवाना। खिड़की में जो औरत झांक रही थी उसने कहा, अच्छा बेटी ठहरो। खिड़की बंद हो गई। आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी। उसके 1 मिनट बाद नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोला और वो रिजवाना तुम इस वक्त कैसे कहकर उसके गले लग गई। फिर मेरी तरफ एक नज़र देखा और हमें ऊपर ले गई। एक मामूली सा कमरा था। सर्दी थी मगर कमरा नीम गर्म था। आमने सामने 2 चारपाइयाँ बिछी थीं जिन पर बिस्तर और कंबल पड़े थे। जिस औरत ने खिड़की में से झांक कर देखा था वो बूढ़ी औरत भी चारपाई पर कंबल ओढ़े बैठी थी। उसने रिजवाना की बलाएं लेकर कहा, बेटी खैरियत तो है? इस वक्त अचानक तुम कैसे आ गई? रिजवाना ने कहा, अब मुझे उस तवाइफ लड़की का चूंकि नाम मालूम हो गया है इसलिए उसे रिजवाना ही लिखूंगा। अम्मा भी बस अचानक आप लोगों से मिलने को जी चाहा और यहाँ आ गया। उस औरत ने मेरी तरफ और ख़ास तौर पर मेरे गिरवे रंग के कपड़ों की तरफ देखा और पूछा, ये साधु जी कौन है बेटी? रिजवाना ने कहा, ये बड़े पहुंचे हुए साधु हैं अम्मा, दिल्ली जा रहे थे। मैं अकेली थी। मैंने इन्हें कहा कि मुझे टंडला छोड़ते जाएं, बड़े अच्छे आदमी हैं। मेरे लिए ऊपर वाली कोठड़ी में बिस्तर लगा दिया गया। रिजवाना मेरे लिए चाय और खाने को ले आई। वो मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, ये तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुसलमान हो, लेकिन यह मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ कि तुमने ये बारूद किस लिए बना रखा है। क्या तुम इस राज को नहीं खोलोगे? मैं हंस पड़ा। पहले तुम बताओ कि तुम इस बुरे धंधे में कैसे आ गई? रिजवाना ने एक सानिया के लिए आंखें बंद कर ली जैसे वो माजी के ज़माने में खो गई हो। यह मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि जिस ज़माने में इंडिया में दाखिल हुआ था उस वक्त पाकिस्तान को कायम हुए 12-13 बरस बीत चुके थे। रिजवाना ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और शिकस्ता सी आवाज़ में कहा, हमारा घर लुधियाना शहर के बाहर एक बस्ती में था। मेरा बाप महकमा नहर में हेड क्लर्क था। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल की थी जब पाकिस्तान कायम होने का ऐलान हुआ। मेरे 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। मशरकी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह लुधियाना में भी मुसलमानों ने डट कर हिंदू सिख हमलावरों का मुकाबला किया। लेकिन 14 अगस्त के बाद जब डोगरा और गोरखा फौज भी हिंदू सिखों के साथ शामिल हो गई तो लुधियाना के मुसलमानों के पांव उखड़ गए। शहर में मुसलमानों के घरों पर सिखों और हिंदुओं ने हमले शुरू कर दिए। लोग घरों से निकलकर काफिले की शक्ल में पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। हम भी पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक सिखों के एक जत्थे ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया। 10-12 सिख तलवारें किरपानें लहराते हमारे घर में घुस गए
उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद को तलवारें मार मार कर शहीद कर दिया। मेरी माँ उन्हें बचाने के लिए रोती हुई आ गई तो उसे भी ज़ालिमों ने मार डाला। मेरे भाइयों ने डंडों से मुकाबला करने की कोशिश की मगर वो भी एक एक करके शहीद हो गया। 2 सिखों ने मेरी बड़ी बहन को उठा लिया और ले गया। एक सिख मुझे उठाकर ले गया। रिजवाना ने सर दा भरी और बोली, इसके बाद मेरी दुखों, अजाबों, अजीतों और गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में मसलती चली गई और आज इस मकाम पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ तुम मुझे देख रहे हो। रिजवाना की अनदोहनाक आप बीती क्या मैं पाकिस्तान के वक्त हिंदू सिखों के हाथों अगवा होने वाली हज़ारों मुसलमान औरतों की दर्दनाक आप बीती थी। उस वक्त मैं सोच रहा था कि अगर मेरी छोटी बहन कलसूम शहीद न होती और अगवा हो जाती तो उसका अंजाम भी शायद ऐसा ही होता। मैंने रिजवाना से कहा, अब जब कि तुम गुनाह के जहन्नम से निकले हो, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम किसी तरह कोशिश करके पाकिस्तान चली जाओ। रिजवाना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कहने लगी, तुमने मेरे एक कातिल को हलाक कर दिया है, अभी मेरे 3 कातिल जिंदा हैं। जब तक मैं अपने हाथों उनका खून नहीं कर लूँगी पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। मैं खामोश रहा। रिजवाना कहने लगी, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुना दी है, अब तुम इस राह से पर्दा हटाओ कि तुम असल में कौन हो और मुसलमान होकर साधु के भेष में किस लिए फिर रहे हो। इस लड़की रिजवाना को अपने बारे में असलियत बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और फिर इसे अपने बारे में हकीकत बयान की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने उसे यूं ही एक फर्जी कहानी जोड़कर सुना दिया कि मेरा एक बहुत प्यारा मुसलमान दोस्त गुम हो गया है। मुझे किसी ने बताया था कि उसे हिंदू साधु अगवा करके गुजरात काठियावाड़ की तरफ ले गए हैं। चुनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि हिंदू साधु बनकर अपने दोस्त को तलाश करूँ। बस ये है मेरे साधु बनने का राज। रिजवाना जाने लगी तो मैंने उसे कहा, मैं सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाऊँगा। तुम्हें शायद मालूम हो क्या सुबह के वक्त आगरा से दिल्ली की तरफ कोई गाड़ी जाती है। रिजवाना ने कहा, सुबह के वक्त 1-2 एक्सप्रेस ट्रेनें बम्बई की तरफ ज़रूर आती हैं। ये तो तुम्हें वहाँ जाकर मालूम होगा। मैं अपने साधु वाले लिबास से निजात हासिल करना चाहता था। मैंने रिजवाना से कहा, अब मैं चूँकि वापस दिल्ली जा रहा हूँ तो यही समझता हूँ कि मुझे साधुओं के हुलिये की ज़रूरत नहीं रही। क्या यहाँ से मुझे दूसरे कपड़े मिल सकते हैं। रिजवाना को सोच कर बोली, मेरी सहेली का भाई आगरा के किसी कारखाने में मुलाजिम है। वो हफ्ते में एक बार घर आता है। उसके कपड़े ज़रूर संदूक में पड़े होंगे। मैं अजान के वक्त आऊँगी तो मर्दाना कपड़े साथ लेती आऊँगी। वो सलाम करके चली गई। मैं इस लड़की की ज़िंदगी पर सिवाय अफसोस करने और दिल में दुख महसूस करने के और कुछ नहीं कर सकता था। दिल में ये ख्याल ज़रूर है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर कायम हुआ है और उसका वजूद किस कदर ज़रूरी और कीमती है। मेरी कमर के साथ टैम बम चिंगम गम की टेबलेट शिकल में थे, रुमाल में बंधे हुए थे। ये 6 धमाका खेज बम थे। मैंने उन्हें कमर के साथ ही बंधे रहने दिया और बत्ती बुझाकर बिस्तर में घुस गया। मुझे चंद्रिका और मीनाकशी का ख्याल आने लगा। मैंने दोनों के तस्वुर को जहन से झटक दिया और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह की अजान के वक्त रिजवाना ने आकर मुझे जगाया। मैं जल्दी से उठ बैठा। वो मेरे लिए एक पुरानी पतलून, एक पुरानी कमीज जैकेट ले आई और बूट लेकर आई थी। ये सारे कपड़े वगैरह उसकी सहेली के भाई के थे। कहने लगी, तुम कपड़े तब्दील कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। उसके जाने के बाद मैंने कपड़ों का जायजा लिया। बहुत गनीमत थे। उसकी सहेली का भाई मेरे कद काठ का मालूम होता था। मुझे पतलून पूरी आ गई, जैकेट भी पूरी आ गई। सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे जूतों की थी कि अगर वो तंग या खुले हुए तो मैं उन्हें नहीं पहन सकूँगा, लेकिन जुराबें पहनकर वो भी पूरे आ गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि साधुओं वाले कपड़े में मेरे पकड़े जाने का बहुत खतरा था। जाहिर है अहमदाबाद पुलिस और सीक्रेट सर्विस वालों ने अहमदाबाद से लेकर झांसी, भोपाल, ग्वालियर, आगरा बल्कि दिल्ली तक की पुलिस को मेरा हुलिया बताकर उन्हें अलर्ट कर दिया होगा। मेरे बाल बड़े हुए नहीं थे, वो उसी वज़ाकता में थे जैसे कैप्टन हरिनाथ को हलाक करते और दवारका की फौज को तबाह करते वक्त थे। मुझे अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस ने इसी वज़ाकता के बालों में देखा था। बालों को एक ही दिन में लंबे करना मेरे इख्तियार में नहीं था।
मैंने कमर के गिर्द बंधा हुआ टाइम बम वाला रुमाल खोल कर 6 के 6 टेबलेट बम सामने रख लिए। ये टाइम बम इंतहाई धमाका खेज थे। ऐसे ही तो बम थे जिन्होंने द्वारका की फोर्ड के इतने बड़े मुनेशन डंप को उड़ा कर रख दिया था। मैंने सोचा कि इन बमों को कमर के साथ बांधने की बजाय मुझे किसी डब्बी में डालकर जेब में रख लेना चाहिए। अगर आगरा से दिल्ली जाते हुए रास्ते में पकड़ा गया तो मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई चिंगम बम की टेबलेट को देखकर पुलिस को ज़रूर शक पड़ जाएगा, और जब उन्होंने लिबर्टी में इसका तजिया किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये च्युइंगम नहीं बल्कि इंतहाई धमाका खेज मवाद की चकोर गोलियां हैं। इस तरह मेरे गैर मुल्की जासूस या कश्मीरी कमांडो होने का उन्हें वाज़ेह सबूत मिल जाएगा। ये टाइम बम देखने में बिल्कुल च्युइंगम की तरह लगते थे, वही साइज और वही रंग हमने उन्हें दिया हुआ था। मेरे पास कोई डब्बी नहीं थी। रिजवाना चाय लेकर आ गया। उसने मेरे सामने च्युइंगम की गोलियां देखकर पूछा, तुम च्युइंगम भी खाते हो क्या? मैंने हंसकर कहा, खाता नहीं चबाता हूँ। रिजवाना ने एक गोली उठा ली और मुंह में डालने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और धमाका खस टाइम बम जिसको वो च्युइंगम समझ रही थी उसके हाथ से छीन लिया। मैंने कुछ ऐसी घबराहट का इजहार किया था कि रिजवाना हैरान होकर बोली, क्या इसमें जहर था? मैंने कहा, यूं ही समझ लो। मैंने उसे कहा कि वो मुझे छोटी सी कोई डब्बी ला दे। वो नीचे गई और टीन की छोटी चकोर डब्बी ले आई। मैंने 6 के 6 च्युइंगम टाइम बम डब्बी में डाले। डब्बी को बंद किया और चिलवन की जेब में संभाल कर रख लिया। वो मेरे कपड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, तुम्हें कपड़े तो बिल्कुल ठीक गए हैं। मैंने कहा, यह भी अच्छा हुआ, अब मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। रिजवाना अपने साथ कुछ रुपए भी लाई थी। कहने लगी, मैं कुछ पैसे लाई हूँ, ये तुम अपने पास रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उसे बटुआ खोल कर दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं रिजवाना, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। मगर उसने मुझे ज़बरदस्ती 100 रुपये दे दिए। मैंने रख लिए। चाय पीने के बाद मैं जाने लगा तो रिजवाना ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। कहने लगी, तुमसे बड़ी थोड़ी देर की मुलाकात रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक मुद्दत से तुम्हें जानती हूँ। अब तुम जा रहे हो, जुदा होने को जी नहीं चाहता। यह लड़की जज्बाती हो रही थी। मुझे चंद्रिका और मीनाकशी दोनों औरतें याद आ गईं। वह भी कभी कभी इस तरह जज्बाती हो जाया करती थीं। मगर मुझे महसूस हो रहा था कि इस लड़की रिजवाना के जज्बात सच्चे हैं। मैंने कहा, हो सकता है हमारी फिर कभी मुलाकात हो जाए। वो कहने लगी, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। फिर मैं कैसे उम्मीद लगाऊं कि तुमसे फिर मुलाकात होगी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उसे छुड़ा लिया और कहा, कुदरत को मंजूर हुआ तो हम फिर कभी ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। वो मुझे छोड़ने नीचे तक गई। मकान की डेवड़ी में अंधेरा था। मैं जल्दी से पीछे हटा और खुदा हाफिज कहकर मकान की डेवड़ी से निकल गया। टंडला शहर की मस्जिदों में अजानें हो चुकी थीं। आसमान पर सुबह का नूर फैल रहा था। मुझे वहाँ के लारी अड्डे का रास्ता आता था। रात को जहाँ जहाँ से हम गुजर कर आए थे वो रास्ते मैंने याद कर रखे थे। लारी अड्डे पर एक बस आगरा जाने की तैयारी कर रही थी। कोई आधे घंटे बाद मुसाफिर आने लगे। लारी आगरा की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त मेरा जहन रिजवाना के बारे में सोच रहा था कि ये लड़की न जाने लुधियाना के किसी मोहल्ले की रहने वाली शरीफ माँ बाप की औलाद थी, मगर 1947 ईस्वी के खूनी हालात ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर ये अगवा न की जाती अगर इसे सिख उठा कर ना ले जाते तो आज इसकी शादी हो चुकी होती और उसके बच्चे होते। ये अपने खामद की खिदमत और बच्चों की परवरिश करते हुए लुधियाना शहर में शरीफाना ज़िंदगी बसर कर रही होती। मैं सोच रहा था और सोचता चला जा रहा था कि दिन निकल आया और लारी आगरा पहुंच गया। लारी से उतरकर मैं सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। पता चला कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 घंटे बाद आएगी। मैंने अपना हुलिया तब्दील कर लिया हुआ था, इसलिए कुछ बेफिक्र हो गया था और प्लेटफार्म पर एक तरफ खामोशी से बैठने की बजाय इधर उधर टहलकर किताबों के स्टॉल पर अखबारात वगैरह देखने लगा। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कमांडो सिपाही को कभी और किसी भी वक्त दुश्मन के मुल्क में गाफिल नहीं होना चाहिए, वो चाहे जिस हुलिये में हो। दुश्मन मुल्क में किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। मैं स्टॉल पर एक उर्दू अखबार की सुर्खियां देख रहा था कि मैंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है
और वह दूसरा अखबार देखने की बजाय मेरी तरफ झुककर मेरे अखबार को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैं वैसे ही खड़ा रहा, लेकिन जब वो आदमी पीछे न हटा तो मैंने अखबार स्टॉल पर छोड़ दिया और खुद परे हट गया। उस आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब, आपके पास माचिस होगी। इस दौरान उस आदमी ने जेब से सिगरेट निकालकर उसे उंगलियों से सीधा करके मुंह में दबा लिया था। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, मैं सिगरेट नहीं पीता। वो सिगरेट मुंह से हटाते हुए बोला, भाई साहब, आप मुझे इधर के रहने वाले नहीं लगते। क्या आप पंजाब से आए हैं? उस आदमी का हुलिया यह था कि जिस्म दुबला पतला था, उम्र 50 के करीब हो गया, खचखची दाढ़ी में सफेदी आ रही थी, सर पर जना कैप थी, बदन पर पुराना सा गर्म कोट और नीचे पजामा पहना हुआ था। मौसम सर्द था, जिसकी वजह से उसने कमीज के सारे बटन गले तक बंद किए हुए थे। मुझे इस आदमी पर शक हुआ। मैं एकदम मोहतात हो गया। मैंने कहा, जी हाँ। पंजाब में किस शहर से आए हैं? आपका लहजा जलंधरियों वाला भी नहीं है। क्या आप अमृतसर से आए हैं? मैंने यूं ही कह दिया, जी हाँ, और वहां से हटकर एक तरफ चल पड़ा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे यूं आज़ादी से प्लेटफार्म पर घूमना फिरना नहीं चाहिए था। ये आदमी यकीनन सीआईडी का आदमी था।